नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। सागर टीवी न्यूज़ के आज के मेरे मेहमान हैं, आप देख रहे होंगे, अभिराज सिंह साहब। नगरीय और प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह साहब के वो साहबजादे हैं। आजकल सागर में हैं और पढ़ाई उनकी दिल्ली में चलती है। सागर इसलिए वो आए हैं कि इस वक्त उनके जो पापा हैं वो खुरई से फिर से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बात करता हूं अभिराज सिंह से। मून भाई, बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। अभिराज को घर में और सब लोग मून बोलते हैं, तो आप आजकल दिल्ली में हैं, किस चीज़ की पढ़ाई चल रही है साहब? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। सागर टीवी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और दिल्ली में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मैं BA LLB की पढ़ाई यानी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं। उसके सेकंड ईयर में हूं और लॉ में मेरा इंटरेस्ट 9th क्लास से डेवलप हुआ था। जब मैं पापा को ऑफिस में उन लोगों से मिलते हुए देखता था जिनके कोई लीगल केसेस चल रहे हैं और वो उतना फाइनेंशियली सक्षम नहीं है या फाइनेंशियली एबल्ड नहीं है कि वो अपने केसेस किसी अच्छे एडवोकेट को या वकील को दे सकें जिससे उनका केसेस की जो हियरिंग है वो अच्छी हो सके। तो मैंने सोचा कि लॉ की नॉलेज लेके, लॉ की पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन करके और एक लीगल फील्ड में सोशल वर्क भी करूँगा मैं, यानी लोगों को फ्री में लीगल एडवाइस दूंगा, पूरे स्टेट के लोगों को फ्री में लीगल एडवाइस दूंगा। और मेरे जो लॉ स्कूल के फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक NGO पे भी वर्क कर रहे हैं जो लोगों की लीगल नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करेगा। और ये प्रयास रहेगा कि जो भी केसेस किसी भी व्यक्ति के पेंडिंग हैं उसमें जो हम लोग का NGO है वो जो अपनी तरफ से फ्री में सहायता कर सकता है वो करे। ये कहाँ पे चल रहा है NGO? मतलब कौन कौन लोग? अभी प्लानिंग में है। हाँ। मतलब ये हम लोग का एक आइडिया है। NGO का जो आपके जो दोस्त लोग? हाँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बैचमेट्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, हम सब मिलके ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक NGO खोलें और उस NGO में सबको लीगल एड प्रोवाइड करा जाए। उसका जो मैंने ओरिजिनली नाम सोचा है, जो बस एक आइडिया है, कि मैं उसका नाम अटल फाउंडेशन या अटल NGO रखूँगा। अच्छा। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ बचपन से ही, उनकी कविताओं से, उनके वक्तव्य से। तो उनके नाम पे मैं ये NGO रखना चाहूँगा। आप जी आप पूरी बात करें। और इसी के साथ बस यही प्रयास रहेगा कि जो पुअर हैं, जो फाइनेंशियली एबल नहीं है, उनको लीगल एडवाइस दें, लीगल नॉलेज दें। अच्छा, तो अभी जैसे कि आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके की बात की, दो चीज़ें आपकी बात से निकल के आई। एक तो आप समाज सेवा का एक आप में जज्बा है, और दूसरा आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को आप उनकी कविताएं भी सुनते हैं और उनके भाषणों को भी सुनते हैं। तो एक छोड़ लगता है कि पढ़ने लिखने से भी ताल्लुक़ है और समाज सेवा से भी ताल्लुक़ है। जी बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आजकल आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कौन कौन लोगों को ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है, कि किन किन लोगों को ज़्यादा पढ़ा जाए? देखिए, अभी अगर नए राइटर की बात की जाए या पुराने राइटर जो भी हों। राइटर में एक इंग्लिश में राइटर है मार्क मैनसन। हाँ। मार्क मैनसन की एक बुक है सटल आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग। वो एक बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश में है वो ऑफ कोर्स। उसको मैंने पढ़ा है और उसमें लाइफ से जुड़ी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जी। और मार्क मैनसन ने एज अ होल ही लाइफ के बारे में बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं। उसके अलावा फिर अगर आप बायोग्राफीज़ की बात करो जी, तो मैंने बायोग्राफी पढ़ी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अभी मैं सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, महाराणा प्रताप जी की पढ़ चुका हूँ, विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम जी की जो बायोग्राफी है जी। तो वो सब मैंने पढ़ा है और उससे सीखने बहुत कुछ मिला है। तो ये किसी ने बताया कि ये पढ़ो, या अभिराज जी के मन में खुद आ गया कि भाई पढ़ना चाहिए? मेरे मन में खुद ही आ गया। मुझे बचपन से दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने का बहुत मन रहा है मेरा। कि जो दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनसे मैं खुद सीखूं और उनके एक्सपीरियंसेस मुझे हेल्प करेंगे अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स और सभी सिचुएशन से डील करने में। और मुझे मेरे पापा जी ने भी हमेशा मोटिवेट करा कि बायोग्राफीज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा जो वेल्थ है वो एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ही हर जगह काम आता है, और दूसरों ने कोई प्रॉब्लम से कैसे डील करा है अगर आप उनसे वो सीखते हैं तो जब वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है तो वो आपके लिए आसान हो जाती है जी। ये
राजनीति की तरफ आते हैं। आपको अटल बिहारी जी का तो आप नाम ले रहे हैं, इस वक्त मौजूदा हालात में अगर बड़े नेताओं में बात की जाए तो किस नेता से आप ज़्यादा प्रभावित नज़र आते हैं? देखिए, मेरी बचपन से दो इंस्पिरेशंस रही हैं। जब 2013 में मैं बोलूँगा मैंने होश संभाला जी। यानी मैं 12-13 साल का हूँ। हाँ। तो जब मैंने होश संभाला तब से मैं शिवराज सिंह चौहान जी यानी मैं उनको शिवराज अंकल बोलता हूँ, जी। उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से आए हैं जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर उन्होंने मेहनत करी, उनके अंदर जीवन में कुछ पाने का जज्बा था। तो वो एक बहुत कॉमन फैमिली से आके इतने आगे गए, 4 टर्म के सीएम रह चुके हैं अब। जी, तो मैं उनसे हमेशा बहुत प्रभावित रहा हूँ। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जी। और उनके बारे में भी मैं बहुत पहले से पढ़ता आ रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था, कि कैसे वो स्टेशन पे चाय बेचने का काम करते थे, पर आज उन्होंने उस पार्टी को हराया है जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है, और वो भी अपनी मेहनत से और जन सेवा की भावना से हराया है। और अपनी मेहनत से वो प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरी बार बने हैं 2019 में। तो मैं इन दो नेताओं से बहुत प्रभावित रहता हूँ। अब तीसरा नाम मैं लूँगा तो मैं उनसे राजनीतिक तौर पे प्रभावित नहीं हूँ जी। पर वो एक व्यक्ति कैसे हैं उससे मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ जी। और वो मेरे पापा जी हैं। हाँ। उनसे एज अ पर्सन मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। क्यों? उनकी एक क्वालिटी जो मैंने बचपन से देखी है हाँ। कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करा होगा, बहुत बुरा भरा बोला होगा, उनका बहुत नुकसान भी करा होगा पॉलिटिकली, पर वो उस व्यक्ति को उतना ही सम्मान देंगे जितना किसी और व्यक्ति को देंगे। और ये जो विचार होते हैं, ये जो भावना होती है, बहुत कम लोगों में होती है, करोड़ों में से किसी एक में होती है। और बचपन से मुझे उन्होंने यही सिखाया कि हर व्यक्ति को सम्मान देना है, हर व्यक्ति को अपना मान के ट्रीट करना है, भले ही वो आपका राजनीतिक विरोधी हो या फिर पर्सनल विरोधी भी हो। पर अगर कोई आपसे कुछ पाने के लिए या किसी मदद की भावना से आ रहा है कि आप मेरी इस मैटर में मदद करिए, तो उसकी मदद करना और उसको उतना सम्मान देना जितना हर व्यक्ति को देना, वो उनसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता। उनसे ही मैंने ये पूरे लाइफ में मतलब अगर कोई पॉलिटिकल जो एनिमी है या दुश्मन है, अगर उसने नुकसान पहुंचाया है और अगर वो कोई एक आ गया है फिर से कोई मदद मांगने के लिए, तो तमाम दुश्मनियों को छोड़कर जो है उसकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा देना, यही है मतलब। तो ये पापा जी से कभी पूछा कि ये चीज़ कहाँ से आती है? ये एकदम देख के तो गुस्सा आता है ना, किसी को देख के। हमारे आप जैसे अगर लड़के हों तो वो देखें कि इसने मेरा विरोध करा था, अब देखता हूँ। कभी पूछा पापा से कि साहब ये किस तरह से पैदा होती है, धीरे धीरे या पहले से ही है माफ़ करने की क्षमता? मैंने उनसे पूछा ही है। हाँ। और उन्होंने यही बताया कि दादाजी के जो संस्कार हैं उससे ये आया है, उन्हें ये खुद नहीं आया या उन्हें खुद डेवलप नहीं करा इसको। दादाजी ने जो उन्हें बचपन से संस्कार दिए, उससे वो ये सब वैल्यूज़ और ये सब जो वर्च्यूज़ हैं, ये सब वहीं से सीखे हैं, वहीं से उन्होंने ये सब आइडियाज़ लेके आए वो जी। और दादाजी भी एक किसान थे, पर बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। भले ही हम लोग की काफ़ी ज़मीन थी उस समय, पर वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए थे। जो भी गरीब उनके पास मदद मांगने आता था उसकी सहायता करते थे जी। तो इसलिए पापा जी में ये भावना आई और अब उनसे मुझ में आई। और मुझे ये बोलते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपने लाइफ में देखा है कि जितने भी व्यक्तियों से मैं मिला हूँ, जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ, अगर उन्होंने मुझसे मदद मांगी है और मैंने अपना 100% दे के उनकी मदद कर दी जिस भी क्षेत्र में वो चाहते थे, तो उसके बाद जो उनके चेहरे पे स्माइल आती है, जो खुशी आती है, उससे बड़ा मेरे जीवन में मेरे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। हाँ, सही है। क्योंकि उनके चेहरे पे वो खुशी देखना अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। मतलब दूसरे की मदद कर दो, उसके बाद जब खुशी है तो फिर खुशी का अपना ठिकाना नहीं। बिल्कुल, ज़बरदस्त है। तो ये आप लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत कम उम्र में आपने ये तमाम चीज़ें सीखी हैं, अपने पिताजी को देख के, पापा को देख के सीखा है। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं, आप चुनाव आ गए हैं, आप भी जो है लगातार चुनाव प्रचार में हैं, सुबह से निकलते हैं। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? ऑल ओवर एमपी की बात करते हैं। देखिए, ऑल ओवर एमपी बीजेपी आराम से बहुमत प्राप्त करेगी।
हम लगातार 18 वर्ष जनता के बीच में गए हैं। हमने उनकी समस्याओं का समाधान करा है, प्रदेश का विकास करा है। और ये दर्शक भी जानते होंगे कि जब भाजपा की 2003 में सरकार बनी थी, तब मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बोला जाता था। सड़क में बहुत गड्ढे थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बीमारू प्रदेश का दर्जा मिला था मध्य प्रदेश को। पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश बना है। बहुत सारे हाईवेज हैं, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है, हर जगह वाटर सप्लाई है, कई योजनाएं आई हैं जन कल्याणकारी, जैसे लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो। एक बहुत अच्छी योजना जो युवाओं के लिए है, सीखो कमाओ योजना, वो भी आई है। तो हम जनता के बीच में गए हैं, हमने उनकी समस्याओं का समाधान करा है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बहुमत प्राप्त करेगी, 5वीं बार सरकार बनाएगी और फिर से हम जनता के बीच में जाएंगे और मध्य प्रदेश जो विकसित प्रदेश है उसको समृद्ध प्रदेश बनाएंगे। समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएंगे आप। अब आते हैं, मध्य प्रदेश की बात हो गई, अब आते हैं सागर ज़िले पे। यहाँ पर 8 विधानसभाएं हैं और एक विधानसभा है खुरई, जहाँ से आप प्रचार करते हैं, आपके पापा चुनाव लड़ते हैं। इन 8 विधानसभाओं में क्या लगता है आपको, नज़र आता है? क्योंकि आप तो बहुत सारे लोगों से बात भी करते हैं, तमाम जगह की सूचनाएं भी आपके पास आती हैं, तो आपको क्या लगता है इन 8 विधानसभाओं में? पहले पूरी 8 विधानसभाओं की बात करूंगा। तो सागर भाजपा का एक गढ़ रहा है, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से, 2002 से, तब से मैं देख रहा हूं। तो भाजपा सागर का एक गढ़ रहा है और हम 8 की 8 विधानसभाएं जीतेंगे। बुंदेलखंड रीजन एज अ होल भाजपा के हमेशा पक्ष में रहा है, तो बुंदेलखंड की 25 की 25 सीटें जीतेंगे। और उसी के साथ खुरई विधानसभा की बात करें तो मैं तो खुरई 2013 से जा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा मानना है कि पापा जी की खुरई में सबसे बड़ी कोई उपलब्धि रही है तो वो ये रही है कि जब भी मैं 2013 से लोगों के बीच में गया हूँ, मुझे हर जगह ये सुनने मिला है कि अपनी विधानसभा में राम राज्य चल रहा है। अच्छा, राम राज्य यानी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, ठीक है, क्राइम 0 के बराबर है। उसी के साथ विकास की बात करें तो 2013 के पहले खुरई वासियों की विकास की कल्पना होती थी कि सड़क बन जाए, बिजली आ जाए, पानी आ जाए, मूलभूत सुविधाएं, तो वो उन्हें सब मिली हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर इसी के साथ पापा जी ने आधुनिक विकास की कल्पना भी रखी और आधुनिक विकास के विचार भी रखे, ठीक है। और उसी के अंतर्गत ये आपने भी शायद करा होगा कि देश का पहला विधानसभा लेवल का इन्वेस्टर समिट खुरई में हुआ, देश का पहला, जिसमें 2000 करोड़ का निवेश हमारी विधानसभा में होने जा रहा है। उससे सबको रोजगार मिलेगा, कंपनी आएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। उसी के साथ अब हम सबका प्रयास है कि ऐसी कुछ जगह हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कुछ कमी है, कुछ ग्राम ऐसे हैं जहां पर हमने कार्य करा पर वो जनता तक पहुंचा नहीं, या फिर उनको कुछ योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिला, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो। तो हम सब का प्रयास रहेगा कि इन 10 वर्षों में जो कमी रह गई उनको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। उसी के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि, और ये खुरई वाले सुन रहे हैं तो उनको मेरा संदेश है कि भूपेंद्र भैया को खुरई में विकास करने के लिए 7 वर्षों का कम समय मिला, क्योंकि 1.5 साल कांग्रेस सरकार ने खराब कर दिए, 2 साल कोरोना में चले गए, पर 7 वर्षों के कम समय में पापा जी ने पूरी विधानसभा की पहचान बदलने का काम करा है। आज अपनी विधानसभा की पहचान प्रदेश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाली विधानसभा की बनी है। और अब हम सबका प्रयास है कि आने वाले टेन्योर में पापा जी के हम खुरई को देश की सबसे विकसित विधानसभा में से एक बना के दिखाएंगे, ये हम सबका प्रयास है। अभी आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं लगातार, गली गली हम देखते हैं, आपके फ़ोटोज़ भी आते हैं लोगों से मुलाकात करते हुए, पापा जी के लिए वोट मांगते हुए। क्या जनता का फीडबैक आपको मिल रहा है? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, उससे ही समझ में आ जाएगा आपको कि जनता का फीडबैक क्या है। मैं जहाँ पर भी जिन भी लोगों से मिल रहा हूँ, उन्होंने मुझे कभी अभिराज जी या अभिराज सिंह बोल के संबोधित नहीं करा। उन्होंने मुझे हमेशा बेटा, भैया या भाई बोल के संबोधित करा है। तो उनका एक अपनापन हमारे पूरे परिवार की तरफ है और वो अपनापन
दिखाता है कि भूपेंद्र भैया को जी सभी अपना खुद का भाई मान के जी और खुद के परिवार का सदस्य मानते हैं जी और उसी की दृष्टि से वो उनका निरंतर साथ देंगे। और ये भी बोलना चाहूँगा, मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ की बात भी करता हूँ। तो जब मैं 2013 से विधानसभा में जा रहा हूँ तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मेरे लिए रहा पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि अभी तो मैं बस एक कार्यकर्ता हूँ, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ। पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज मेरे लिए रहा कि पापा जी जो अब 5वीं बार के विधायक बनने वाले हैं और जो एक बार सांसद भी रह चुके हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करा, हमेशा पथ दिखाया कि जीवन में और राजनीति में कैसे आगे बढ़ना है। मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया, क्योंकि वो दोनों कई वर्षों से जनसेवा कर रहे हैं। तो पापा जी ने मार्गदर्शन दिया, मम्मी जी ने मार्गदर्शन दिया। अब बहुत सारे दर्शक ये नहीं जानते होंगे, पर मेरी 4 बहनें भी हैं जो मुझसे बड़ी हैं। तो वो 4 बहनों ने बहनों के साथ एक माँ का कर्तव्य भी पूरा करा, इन द सेंस कि उन्होंने मुझे बचपन से बहुत सारे वैल्यूज़ सिखाई, वर्च्यूज़ सिखाए। और इसी के साथ क्योंकि मुझे इतने तरह के मार्गदर्शन मिले, इतने लोगों से मार्गदर्शन मिले, हर जीवन में हर जगह मार्गदर्शन मुझे उनसे मिला, उनके अनुभव पता चले, तो उससे मेरा मानना है कि जिस भी क्षेत्र में मैं जाऊं, चाहे वो राजनीति हो या लॉ हो, पर जिस भी क्षेत्र में मैं जाऊं वहाँ पर जहाँ तक मुझे खुद की मेहनत और खुद की काबिलियत पहुँचाना चाहेगी या पहुँचाएगी, मैं वहाँ तक जाना चाहूँगा। और मेरा एक और ये मानना है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब भूपेंद्र सिंह ठाकुर की पहचान मुझसे होगी, ना कि मेरी भूपेंद्र सिंह ठाकुर से। क्या बात है, क्या बात है कि ये भूपेंद्र सिंह ठाकुर अभिराज सिंह ठाकुर के पिताजी हैं। वाह, क्या बात है। मतलब खुद की पहचान आप खुद बनाएंगे, मतलब ये कि पिता के नाम को आगे ले जाकर आप राजनीति नहीं करेंगे, या राजनीति तो करेंगे ना आगे जाके, ये सवाल तो मेरा रह ही गया था। राजनीति में मेरा इंटरेस्ट बहुत है, पर जैसा मैंने आपको बताया, खुद की काबिलियत, खुद की मेहनत जहाँ ले जाएगी। आपने मुझे फिर ना, मैं खुराई की तरफ चला गया था, लेकिन आप फिर मुझे परिवार की तरफ लेकर के आए। 4 बहनों का जिक्र किया आपने कि आपकी बड़ी हैं वो भी 4। तो अच्छा, तो फिर वो तो फिर सब दबा लेती होंगी ना, एकदम छोटा होने के नाते, भले ही लंबे तो हो गए आप, लेकिन वो तो दबा लेती होंगी ये कर आके एकदम। देखिए, ऐसी बात है कि जो सबसे छोटा होता है, हाँ, वो सबसे लाडला होता है। ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोलूँगा कि पापा जी तो सबको एक समान मानते हैं। हाँ, ठीक है। पर मेरी बहनें मुझे सबसे छोटा यानी सबसे लाडला मानती हैं, यानी आज तक मुझे कभी उनसे डांट नहीं पड़ी। आज तक उन्होंने मुझे कभी कुछ बुरा भला नहीं बोला। हाँ, ठीक है। उन्होंने जो भी सिखाया वो बहुत आराम से, प्यार से सिखाया। वो तो ठीक है ना, लेकिन जब वो उनका जब कुछ काम आता होगा और अभिराज जी मना करते होंगे तो फिर तो डांट पड़ती होंगी ना, आके दिखा लेती होंगी कि चलो हमारा तो ये करना ही पड़ेगा तुम्हें। अब वो तो मुझे सम्मान करना ही है। अब वो बड़ी हैं, मुझे अच्छा, प्यार कौन करता है, मम्मी या पापा ज्यादा आपसे? ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना ही पूछे तो अच्छा है। अच्छा। जी वरना अगर मैं कोई एक नाम लूंगा तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा। हाँ। पापा बोलूंगा तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगी, मम्मी बोलूंगा तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए दोनों एक समान प्यार करते हैं और दोनों अपने जो भी टीचिंग्स हैं वो दोनों एक समान ही देते हैं। एक समान ही देते हैं। बिल्कुल। तो अब आप कह रहे हैं कि मैं राजनीति करूंगा, तो राजनीति के आप तो लगातार देख रहे हैं, पापा सांसद रहे, उससे पहले विधायक रहे, फिर सांसद रहे, फिर मंत्री रहे और बहुत पावरफुल मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, उससे बड़ा फिर मंत्रालय नगरीय प्रशासन रहा। तो हम देखते हैं कि वो लगातार जो है बिजी रहते हैं। जी, आप उसी उम्र में बड़े भी हो रहे थे। हमने देखा था जब यहाँ पे सागर में कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस वक्त हमने आपको देखा था, तो उसी दौरान आप बड़े भी हो रहे थे। तो फिर पापा से किस तरह के उस टाइम वो रहता था कनेक्शन? देखिए, पापा जी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी कई बार मैं देखता था कि वो सुबह 6 बजे निकलते थे जी, और रात को 12 बजे आते थे। हाँ। इतना बिजी शेड्यूल भी रहा है उनका, पर उन्होंने इस आर्ट को मास्टर कर लिया कि मुझे अपनी फैमिली से जुड़े रहना है, यानी मेरे और मेरे बच्चों में कोई डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। हाँ,
तो मुझे ये बोलते हुए खुशी होती है कि पापा जी बचपन से मेरे पिता कम रहे हैं, दोस्त ज़्यादा रहे हैं। अच्छा। यानी मैंने उनसे अपने जीवन से जुड़ी हर चीज़ शेयर करी है, चाहे वो कोई फुटबॉल मैच में जीत जाना हो मेरी टीम का, चाहे वो मेरा दोस्तों से कोई लड़ाई वड़ाई हो गई वो शेयर करना हो। तो उन्होंने मैंने कभी उनसे कुछ छुपाया नहीं है, और ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने मुझे हमेशा एज अ फ्रेंड ट्रीट किया है। जब उनको डिसिप्लिन सिखाना था तब ऑफ कोर्स वो एक पिता के रूप में डिसिप्लिन सिखाते थे जी। पर उसी के साथ उन्होंने मुझसे बातें हमेशा एक दोस्त की तरह करी हैं। और इसलिए हम लोग में कभी वो डिस्टेंस नहीं आया, जो गैप नहीं आया, जो बहुत बिजी पेरेंट्स और बच्चों में आ जाता है, वो गैप कभी नहीं आया। मम्मी ने भी हमेशा ये मेंटेन करा कि वो मुझे समय दें। जब वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष थी तब भी मैं छोटा ही था, तो तब भी उन्होंने बराबर समय दिया। पापा जी ने हमेशा एक दोस्त की तरह ट्रीट करा, उन्होंने हमेशा दोस्त की तरह ट्रीट करा। मेरी बहनें तो साथ में ही थी ऑफ कोर्स, पर हम लोग की फैमिली में कभी कोई डिस्टेंस या गैप नहीं आया, क्योंकि उन्होंने इस आर्ट को मास्टर कर लिया था कि फैमिली को टाइम देना है। फैमिली को टाइम देना। फिर खुरई विधानसभा पे चले गए थे, फिर फैमिली पे आ गए थे। तो चलिए, खुरई विधानसभा में आप लोगों ने आपसे कहा कि मुझे कभी कोई अभिराज नहीं बोलता, कोई अभिराज सिंह नहीं बुलाता, मुझे लोग भैया, बेटा, भाई कहकर पुकारते हैं। इस बार क्या लग रहा आपको? देखिए, हम लोग तो हर चुनाव को टफ लेके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो हर चुनाव को टफ लेके चलता है, हर चुनाव में पूरी मेहनत करता है। और हम लोग बस एक मुद्दे पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, वो है विकास। बस हम लोग का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा मुद्दा है कि हम विकास की बात को लेके जनता के बीच में जाएंगे। उनको जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, राज्य सरकार की योजना का लाभ मिला, भूपेंद्र भैया के जो कार्यों का लाभ मिला, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि 2013 और 18 के मार्जिन से काफ़ी बड़ी जीत खुरई में हम दर्ज करेंगे। वो जीत विकास की होगी, वो जीत निरंतर खुरई को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाली जीत होगी, और उस सपने की जीत होगी जो पापा ने 2013 से देखा है, वो है कि खुरई को नंबर 1 बनाना है। शायद आपने वो गीत भी सुना होगा, तरक्की और खुशहाली का हम फिर से कमल खिलाएंगे, भूपेंद्र भैया के संग खुरई को नंबर 1 बनाएंगे। वो गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, 2018 में लॉन्च करा था हम लोगों ने। तो उस गीत के जो मेन लाइन हैं उनको जनता के बीच में ले जाएंगे। वो है तरक्की और खुशहाली का कमल। जनता के बीच में जाएंगे, विकास के ऊपर बात करेंगे। एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि अभी पूरी विधानसभा घूम रहा हूँ मैं, खुरई नगर के करीबन सभी वार्ड में गया हूँ, मालथौन के हर एरिया में गया हूँ, बांदरी के हर एरिया में गया हूँ, बरौदिया कला नौनागिर के हर एरिया में गया हूँ। तो वहाँ पर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, सुख दुख की बातें कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई बहुत टाइट शेड्यूल लेके चल रहा हूँ, मैं नॉर्मल लोगों के बीच में जा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मन में ये पता है कि भूपेंद्र भैया का जो, मतलब वो तो भूपेंद्र भैया का साथ देने ही वाले हैं, वो तो भूपेंद्र भैया को आशीर्वाद देंगे ही, पर मैं उनसे एज अ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होता हूँ। ऐसे कई लोग हैं, कई व्यक्ति हैं जो पापा जी से कनेक्ट नहीं हो पाए, तो मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उनसे कनेक्ट होता हूँ। तो हम लोग को पता है कि पूरी विधानसभा का आशीर्वाद भूपेंद्र भैया के साथ, पापा जी के साथ है, पर हम लोग का यही प्रयास है कि हम लोग इलेक्शन पूरी मेहनत से लड़ें, अपना 100% दें। मैं कार्यकर्ता के रूप में, मेरे जो साथी कार्यकर्ता हैं वो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके साथ मिलके हम भारी से भारी मतों से भूपेंद्र भैया को विजय प्राप्त कराएंगे, पापा जी को विजय प्राप्त कराएंगे। और उनका जो विकास रहा है, 10 साल करा है उनने, 7 वर्षों के कम समय में करा है, वो उसको जनता ने सराहा है। और पूरा विश्वास है कि विजय पापा जी की हो। विजय पापा जी की हो। पापा जी चुनाव जीतेंगे, आपके राय सरकार भी बनेगी। बिल्कुल। आप पापा जी को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र सिंह ठाकुर को जिस मुकाम पे देखना चाहती है उस पर मैं देखना चाहता हूँ। मेरा कोई अलग आइडिया नहीं है या अलग कोई विचार नहीं है। जो जिम्मेदारी पापा को भारतीय जनता पार्टी देती है वो उसको निभाते हैं, उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। चाहे वो निरंतर उपचुनाव का प्रभारी बनना हो, या फिर प्रदेश में जितनी भी जिम्मेदारियां पापा को मिली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं वो बीजेपी के, तो
जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र भैया को देगी, भूपेंद्र सिंह जी को देगी, वही जिम्मेदारी मेरे हिसाब से मेरे लिए सही है, यही मैं मानता हूँ। ये आप मानते हैं। प्रॉपर तरीके से राजनीति में फिर कब कदम रखेंगे, मतलब यूँ मानो कि अब मैं राजनीति ही करूँगा, वो कब हो पाएगा? वैसे देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से राजनीति में मैंने कदम रख दिया था 2018 में, जब मैं 15 साल का था। ठीक है। क्योंकि तब मैं ऑफिशियली बीजेपी का एक मेंबर बना था। हाँ। पर क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी चल रही हैं, हाँ। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, जी। तो मैं ग्रेजुएशन और अपनी स्टडीज़ और पॉलिटिक्स साइड बाय साइड करता रहता हूँ। और राजनीति में और सेवा में कोई समय नहीं होता है, मेरा ये मानना है कि सेवा तो जब मिले तब कर लो, जनता की सेवा करनी है, जब समय मिले तब कर लो। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक ऑफिशियल लोगो लेके घूमो या ऑफिशियल कुछ लेके घूमो कि मैं अब जनता के बीच में जाऊंगा और मैं सबकी सहायता करूंगा, सबकी मदद करूंगा। उस ऑफिशियल टाइटल की ज़रूरत नहीं है, बस मन में जन सेवा की भावना होनी चाहिए। तो जब टाइम मिले तब जन सेवा कर लो। तो एक तरीके से मैं मानता हूँ कि मैं, क्योंकि अभी कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं राजनीति में हूँ और आगे भी जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। उसे निभाएंगे आप जी। तो मतलब अभी स्टडी चल रही है, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि जब जो चुनाव का जो राजनीति होती है ना, चुनाव वाली वो राजनीति होती है, वो स्टडी के बाद ही तय होगा उसका काम। देखिए, चुनाव वाली जो राजनीति है उसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है। कभी अगर मुझे पार्टी ने इतना काबिल समझा कि मैं कोई भी चुनाव लड़ सकूं, तो वो इन दी एंड पार्टी का निर्णय है, वो मेरा निर्णय नहीं है। और इसी के साथ मैं ग्राउंड लेवल पे भी 7 वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो ग्राउंड लेवल पे काम करते करते बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मुझे मिला है। और ये अच्छी बात है कि पापा जी ने जब मुझे एज अ वर्कर ज्वाइन करवाया बीजेपी, तो तब मैं कोई पोस्ट पे नहीं था या अलग से मुझे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। मैं अपने 3-4 दोस्तों के साथ जो भी खुरई में या अन्य जगहों पर जो भी कार्य करने होते थे बीजेपी के, वो मैं करता था बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट के, एक नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में। वो मैं आगे भी कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं खुरई में जो विधानसभा प्रत्याशी हैं उनका बेटा हूँ, तो मेरा लोगों के बीच में जाना एक अलग इम्पैक्ट देता है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। तो मैं उनसे मिलता हूँ तो वो ऑफकोर्स मुझे परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं। पर मैं किसी और विधानसभा में कार्यकर्ता के रूप में जाऊँगा तो मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। और अभी मैं युवा मोर्चा में हूँ, तो युवा मोर्चा अगर मुझे काबिल समझती है तो युवा मोर्चा कभी मुझे कोई जिम्मेदारी देगी, अगर बीजेपी एज अ होल काबिल समझती है तो वो जिम्मेदारी देगी। पर यह तय है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेंगी उसमें ऑफकोर्स पापा जी के अनुभव का सम्मान है, पापा जी के पोस्ट का सम्मान है, पर वो भी मुझे तभी बोलेंगे कोई पोस्ट लेने के लिए जब उन्हें भी लगेगा कि मैं उस पोस्ट के लिए काबिल हूँ, ना कि क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, एक बड़े नेता का बेटा हूँ, इसलिए मुझे वो पद मिल रहा है। तो इसमें वो बहुत स्टर्न है कि अगर कोई पोस्ट मिले या जिम्मेदारी मिले तो वो खुद की मेहनत से मिले, वरना ना मिले तो भी कार्यकर्ता के रूप में काम करें। तो अब लगातार दौरे करेंगे आप 17 तारीख तक? बिल्कुल 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 तैयार हैं एकदम? जी जी। सुबह कितने बजे निकलना है आजकल? 10 बजे। 10 बजे निकल जाते हैं। 10 बजे फिर मॉर्निंग कब होती है? सुबह एकदम मैं सुबह 10 बजे तैयार निकलना है, तो फिर तैयार भैया 7 बजे उठ जाता हूँ। 7 बजे उठ जाता हूँ, 7:30 पे जिम करता हूँ। मुझे बॉडी बिल्डिंग बहुत हाँ, पसंद है। बॉडी बिल्डिंग लग रही है। हाँ जी जी जी। तो मुझे बॉडी बिल्डिंग बहुत पसंद है। हाँ। और बॉडी बिल्डिंग में भी एक फेज़ होता है बल्किंग जी। तो अभी मैं बल्किंग और उसके बारे में मैंने अभिराज जी से मैंने पूछा था कि ये भाई बल्किंग क्या होती है, क्योंकि मैं तो भैया हम नहीं कर पाते जिम, हमारा जिम तो सिर्फ पत्रकारिता है, इसमें कर लेते हैं। लेकिन अभिराज जी ने कहा कि बल्किंग तो नया लफ्ज़ आया, इसलिए उसको मैंने उनको डिफ़ाइन करने को कहा कि भाई क्या है ये, तो उन्होंने बताया एक कटिंग है और एक बल्किंग है। तो ये है सिस्टम। तो अभिराज जी, अब आप सुबह उठ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर रात में कब आते हैं अगर 10 बजे निकलना है तो? कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक दिन में 6 सभाएं हैं जी, या 6 जगह जनसंपर्क। हाँ। वो जनसंपर्क कई बार शाम को 6 बजे ख़त्म हो जाता है। हाँ। और कई बार रात को 11 बजे तक चलता है। वो डिपेंड करता है कि मैं कितने लोगों से मिल रहा हूँ, कौन कौन मुझे अपने घर में बैठा के बात कर रहा है, हंसी मजाक कर रहे हैं हम लोग।
कोई जल्दी में मैं जनसंपर्क नहीं करता हूँ, बहुत आराम से लोगों के साथ बैठ के उनके विचार भी सुनता हूँ। तो 7 बजे उठना तय है, 10 बजे निकल जाता हूँ। ठीक है। कई बार खुरई वाले घर में भी कैंप करता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। तो रात में यही कभी 10 बजे लौटता हूँ, 11 बजे लौटता हूँ। अब तो खुरई में लोगों से खूब दोस्ती हो गई होगी, बिल्कुल। है ना? आप तो बड़े खुश मिजाज लगते हो, बात लोगों से जब करते हो तो लोग तो बहुत सारे बैठ जाते होंगे ना, आप तो घेर के सब लोग बैठ जाते हैं। और सरप्राइजिंगली मैं पूरी विधानसभा आई गेस 2-3 महीने रेगुलरली गया हूँ। हाँ हाँ हाँ। जून जुलाई में जब मेरा इंटर्नशिप ब्रेक था, ओके। तब मैं जून जुलाई में रेगुलरली गया था। हाँ हाँ हाँ। जो सरकार की योजनाओं का भूमि पूजन लोकार्पण है वो करने। हाँ हाँ। और अभी मैं 5 अक्टूबर से लगातार जा रहा हूँ। जी। तो सरप्राइजिंगली 2-3 महीने में पूरी विधानसभा मुझे जानने लगी। हाँ हाँ। तो लोगों से कनेक्शन, मुझे लगता है ये भगवान की कृपा से ही है ये, कि इतने जल्दी सबसे कनेक्शन बैठता गया। ओके। अब मतलब 80% लोगों को मैं नाम से भी जानता हूँ। अब तो लोग फोन लगा लेते होंगे कि अभिराज भैया को फोन लगा लेते हैं यार, वो ऐसा ऐसा काम रुक गया है ना? बिल्कुल लगा लेते हैं, और कभी कभी तो वो बिना काम की भी लगा लेते हैं। हाँ, कि यार भैया बहुत दिन से आए नहीं है। हाँ, ऐसे ही हाल चाल पूछने। हाँ हाँ हाँ। और जब दिल्ली में रहता हूँ, जी दिल्ली में रहता हूँ तो क्लास में कई बार मुझे साइलेंट पे रहता है मेरा फ़ोन, जी। तो कई बार क्लास में 20-25 कॉल आ जाते हैं इकट्ठे। हाँ। 2 घंटे में। अच्छा, दोस्त तो शक करने लगते होंगे कि इतना कोई थोड़ी लगाता है, किसका फोन आ रहा है? अच्छा, अब अपन दोस्तों की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ आपको। तो जब मैं कॉलेज पहुँचा था, हाँ। तो पहले तो मैंने 10th तक सागर में पढ़ाई करी, ठीक है। सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट। 11th-12th DPS भोपाल। पर जब मैं कॉलेज पहुंचा तो सब वहाँ अनजान थे। फर्स्ट ईयर्स थे, फ्रेशर्स थे। हाँ। कोई किसी को जानता नहीं था। तो जब मैंने अपने नए फ्रेंड्स के साथ पहली बार फ़ोटो खींची और मैंने उनको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे टैग करा, फ़ोटो डाल के, तो उनको 2 घंटे में ही 200 फॉलो रिक्वेस्ट आ गई, 200 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। तो वो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। हाँ जी। फिर उसके बाद एक 2-3 बल्कि 2-3 लोग मेरे दोस्त को मैसेज करते हैं कि क्या आप अभिराज भैया को जानते हो, क्या आप मुझे उनका नंबर दे सकते हो, क्या आप उनके दोस्त हो, क्या मेरी भी दोस्ती करा सकते हो। अब मैं उन लोगों से सुबह ही मिला था जी। और शाम को नहीं, ये सब मैसेज आ रहे हैं कि अभिराज भैया से दोस्ती करा दो। तो तब थोड़ा वियर्ड उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे फैमिली बैकग्राउंड को जाना जी। मेरी लाइफ की हिस्ट्री को जाना। तो अब वो उसको लेके बहुत अकोमोडेटिव हैं जी, कि ठीक है उसका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो उस इंटरेस्ट में वो लोग हेल्प करते हैं जी। कई बार हम लोग के ऐसे ही फ्रेंड्स में, अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो देश के बहुत राज्यों से आते हैं जी। मेरा एक दोस्त तमिलनाडु से है, महाराष्ट्र से भी हैं, तेलंगाना से भी हैं, आंध्रा से भी हैं, तो उनकी विचारधाराएं बहुत अलग हैं मुझसे। हाँ, तो मतलब फॉर एग्जांपल मेरे तमिलनाडु वाला जो दोस्त है उसकी थोड़ी लेफ्ट आइडियोलॉजी है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। तेलंगाना आंध्रा वालों की भी कुछ की लेफ्ट आइडियोलॉजी है, लेफ्टिस्ट। तो उनसे कभी कभी मैं पॉलिटिकल डिबेट भी कर लेता हूँ। तो मैं राइट विंग का पक्ष रखता हूँ, राइटिस्ट आइडियोलॉजी का पक्ष रखता हूँ, हिंदुत्व का पक्ष रखता हूँ, और वो लोग लेफ्टिस्ट आइडियाज़ का पक्ष रखते हैं। अब वो लोग जो हैं वो कॉमी से बहुत प्रभावित रहते हैं, कम्युनिस्ट, कॉमी से बहुत प्रभावित रहते हैं, मार्क्सिस्ट आइडियाज़, इन सब से। तो हम लोग का एक बहुत अच्छा फ्रेंडली डिबेट होता है। कभी ये अच्छी बात है, हीटेड नहीं हुआ वो, यानी कि मतलब फ्रेंडली ही रहा, हंसी मजाक में, यानी दूसरे की आइडियोलॉजी को अच्छे से काउंटर करना, कोई पर्सनल अटैक्स नहीं करना। तो उस तरीके से रहा, पर उसी के साथ उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, उनकी आइडियोलॉजीज से। अब उनकी आइडियोलॉजीज और मेरी आइडियोलॉजीज बहुत पोल्स अपार्ट हैं। मैं राइट विंग का बहुत बड़ा फेवर करने वाला व्यक्ति हूँ, वो लोग लेफ्टिस्ट हैं। तो हम लोग की आइडियोलॉजी पोल्स अपार्ट हैं, पर कभी कभी वो लोग मेरी आइडियोलॉजी की कुछ चीज़ों को अप्रिशिएट भी कर देते हैं कि राइट विंग का ये आइडिया अच्छा है। तो ऐसे हम लोग के फ्रेंडली डिबेट होते रहते हैं। अब मतलब उनको पता है मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, तो उन्होंने मेरा निकनेम पता है आपको क्या रखा है? नेताजी। अरे वाह। तो अभिराज नहीं बोलते वो मुझे, नेताजी। नेताजी, हाँ, नेताजी। जो तमिलनाडु के वो भी नेताजी बोलते हैं। ओके, तो वो हिंदू थोड़ी बहुत समझने लगे होंगे, या उनको फिर तमिल वालों ने समझाया होगा कि नेताजी कहो इनसे? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी जो मदर टंग है वो हिंदी है,
तो हिंदी में पॉलिटिशियन को क्या बोलते हैं? ओके। मैंने बोला नेता बोलते हैं। नेता। तो वो मुझे नेताजी बोलने लगे। तो मुझे मेरे 40-50 दोस्त नेताजी बोलते हैं। वाह। तो अब नेताजी ये बताइए क्योंकि अभिराज से बात करते करते बहुत शुरू में तो जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल, लेकिन अब बिल्कुल फ्रेंडली बात हो रही है। तो नेताजी, अब आप लगातार चुनाव मैदान में हैं, सुबह से लेकर शाम तक जा रहे हैं, लक्ष्य आपके दिमाग में क्या लगता है आपको? मेरे लाइफ का गोल, हाँ। मेरे लाइफ का मेन गोल तो ये है कि मैं अपने पूरे लाइफ दूसरों की लाइफ सुधारता हुआ आगे बढ़ूं। यानी जब मैं ग्रो कर रहा हूं तो मेरे साथ जो गरीब हैं या फिर जो उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं या फिर जो लोग परेशान हैं, उनकी लाइफ को भी सुधारता हुआ मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। ओके। यानी मेरा लाइफ का मेन गोल जन सेवा है। हाँ। कि मैं अपने देश के उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो बाकियों से पिछड़े हैं। जी जी। उनकी सहायता करना चाहता हूँ। और उसी के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ पापा जी ने मुझे बताई थी, जो मुझे लगता है आपके दर्शक भी सुनना चाहेंगे। उन्होंने बोला था कि जीवन ऐसा जियो कि जब तुम्हारी अंतिम यात्रा निकले, यानी अर्थी निकले, तो उसमें कंधा देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। कंधा देने वाले ज़्यादा हो सकते हैं पर कम नहीं होने चाहिए अंतिम यात्रा में। ये बहुत गहराई वाली बात बोली उन्होंने। अभिराज, आपको मैंने बहुत छोटा देखा है और आज मैं आपकी जब बातें सुन रहा हूँ तो मैं बहुत एक भावुकता का भी मेरे अंदर एहसास है कि आप कह रहे हो कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी से आपने पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की और आखिरी में आपने बात कही कि जब कांधा दें तो उस टाइम लोग ज़्यादा होने चाहिए। तो ये तो ज़बरदस्त अंदाज का एक अभिराज हम देख रहे हैं इस वक्त। कम ईयर में काफ़ी कुछ अनुभव हुआ है, उससे ही ये जो नया अवतार कह सकता हूँ मैं वो देख रहे हो आप। हाँ, तो पर्सनल ग्रोथ के साथ ही ये सब चीज़ें आती हैं। पर्सनल ग्रोथ के साथ ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि किताबों में वक्त ज़्यादा गुजरता है क्या? गुजरता है। अब वैसे सोशल मीडिया मैं 1 घंटे चलाता हूँ दिन में। हाँ। और वो भी मुझे जो जनता को दिखाना है या जो संदेश देना है उसके अकॉर्डिंग मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ। ओके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कल किसी कार्यक्रम में गया, ठीक है, और उस कार्यक्रम का जनता तक पहुंचना उतना ज़रूरी नहीं है, तो मैं सोशल मीडिया खोलूंगा ही नहीं। ठीक है। पूरे दिन नहीं खोलूंगा। हाँ। अपना फ़ोन को जो मोबाइल डेटा और वाईफाई ऑप्शन है वो बंद करूंगा और फिर खुद किताबों की दुनिया में चला जाऊंगा जब भी फ्री रहूँगा। तो पढ़ने से खुद की नॉलेज भी बढ़ती है। हाँ, हाँ। और उनकी जो जिनमें किताबों में जिनका जिक्र है उनके बारे में पढ़ने से उनकी नॉलेज लेना लाइफ में बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो इसलिए मैं रीडिंग की हैबिट, मुझे लगता है मैंने 2 साल पहले डेवलप करी थी। और तब से मेरी रीडिंग की हैबिट चल रही है। यानी मैं अलग अलग ऑथर्स के बारे में पढ़ता हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरे फेवरेट ऑथर या राइटर मार्क मैनसन है। क्योंकि मार्क मैनसन फ़िलॉसफी के बहुत अच्छे राइटर हैं। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा, कभी पढ़िएगा मार्क मैनसन को। तो मार्क मैनसन की बुक्स को पढ़ता हूँ। उन्हीं के साथ एक और राइटर हैं, एशली वेंस। एशली वेंस की एक बुक है इलॉन मस्क। मतलब इलॉन मस्क पे ही लिखी हुई बुक है। वो बहुत अच्छी बुक है। मतलब इलॉन मस्क के जो आइडियाज़ हैं, उनकी दुनिया को लेके जो सोच है, उस बुक ने बहुत अच्छे से उसको दर्शाया है एशली वेंस ने। तो वो बुक भी पढ़िएगा। और मेरा ये प्रयास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढूं। अब बुक तो नॉलेज का भंडार है। और बुक दुनिया में बहुत हैं। पर अगर आप वो चीज़ पढ़ रहे हो जिससे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है या क्वालिटी नॉलेज मिल रही है, तो वो बहुत हेल्पफुल चीज़ है। बहुत हेल्पफुल है। तो आपने हमें वक्त दिया, काफ़ी सारी दिल की बातें भी की, दिमाग की बातें भी की। जब पॉलिटिकल बातें कहीं तो बहुत सोच के, बहुत विचार के, बाकी चीज़ों बिल्कुल पॉलिटिक्स में होना भी चाहिए कि बहुत सोच समझ के, क्योंकि सोशल लाइफ होती है। तो आप अब खुरई विधानसभा की तरफ जाने ही वाले हैं। यहाँ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभिराज सिंह हमसे बात कर रहे थे। जब उन्होंने शुरुआत की तो अटल बिहारी वाजपेयी से की, APJ अब्दुल कलाम से की। जब हमने इस इंटरव्यू को शुरू किया और जब वो एंडिंग जब आते उन्होंने कहा कि जब इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जब उसका जो है
लोग जब उसको कंधे पे उठाएं तो लोगों की तादाद पूरी होनी चाहिए और भरपूर होनी चाहिए। जब उनसे फैमिली के बारे में भी बात की, उनके दोस्तों के बारे में भी बात की, एक ज़बरदस्त मेरी लाइफ का ज़बरदस्त ये इंटरव्यू, जब किसी नौजवान से आप मिलते हैं और दिल खोल के जब बातें होती हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात की नौजवानों के लिए कि मैं सिर्फ़ 1 घंटे सोशल मीडिया चलाता हूँ, इसलिए जो है मैं ज़्यादा किताबें पढ़ पाता हूँ। ये बहुत बड़ा पैगाम है नौजवानों के लिए। अब ऐसी तरह फिर किसी एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगा। बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।